नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब इतिहास का सबक के कुछ हिस्से। और ये किसी आम इतिहास की किताब की तरह नहीं है। सही। ये हमें उन चेतावनियों के बारे में बताती हैं जो इतिहास बार बार देता है, लेकिन हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी सल्तनतें जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती थीं, वो आखिर ढह कैसे गईं। किताब का इशारा साफ है। असली खतरा अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। हम कुछ बहुत अहम ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुरानी कहानियां आज भी उतनी ही मायने क्यों रखती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि ये सिर्फ तारीखों की बात नहीं करते। हाँ, ये इंसानी फितरत पर उस पर ध्यान देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जब लोगों की अपनी दुश्मनी या अपने गुट का फायदा पूरे समाज के भले से ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं हैं। नहीं। ये एक तरह से इंसानी समाज के काम करने के तरीके का आईना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी झगड़े से होती है। एक खानदान के अंदर का झगड़ा। हाँ। कुरैश कबीले के दो सबसे ताकतवर खानदान, बनु हाशिम और बनु उमैया। स्रोत बताते हैं कि ये कोई मामूली होड़ नहीं थी, बल्कि गहरी जलन और रंजिश थी। हाँ, खासकर हाशिम की कामयाबी को लेकर। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक कबीले की अंदरूनी सियासत थी। हाँ। लेकिन जब इस्लाम आया तो उम्मीद थी कि ये पुरानी कबायली पहचानें खत्म हो जाएंगी और सब एक हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये दुश्मनी खत्म होने के बजाय और गहरी हो गई और इसने एक नई सियासी शक्ल ले ली। पैगंबर की वफात के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब रहनुमाई कौन करेगा। अच्छा। और ये सवाल सीधे सीधे इसी पुरानी रंजिश के बीच में आ फंसा। सर, एक इतना बड़ा मजहबी और सामाजिक इंकलाब भी इस पुरानी दुश्मनी को पूरी तरह नहीं मिटा पाया। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हजरत उमर जैसे दूर की सोचने वाले लोगों को इस खतरे का अंदाजा था। ओके। वो जानते थे कि अगर खिलाफत किसी एक खानदान, खासकर बनु उमाया के हाथ में चली गई, तो वो इसे अपनी खानदानी बादशाहत बना लेंगे। उन्होंने इसे टालने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। वो कबायली रंजिश जो शायद वक्त के साथ खत्म हो जाती, उसे सियासत ने हमेशा के लिए जिंदा रखा। हाँ, हमेशा के लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है अच्छा तो नहीं हुआ होगा। नतीजा बहुत बुरा हुआ। ये एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई बन गई जिसने इस्लामी दुनिया की बुनियाद को सदियों तक कमजोर रखा। सदियों तक? हाँ। स्रोत इसे इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती कहते हैं। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ इतनी चौड़ी हो गई कि उसने समाज को बांट दिया। और ये सिर्फ एक सियासी झगड़ा नहीं रहा, इसे मजहब का रंग दे दिया गया। बिल्कुल। और जब सियासत और खानदानी दुश्मनी में मजहब शामिल हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, लेकिन ये सियासी रंजिशें किसी एक इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? मुझे लगता है मोहम्मद बिन कासिम की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। 17 साल का एक लड़का जो इतिहास के सबसे कामयाब जनरलों में से एक बना। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम की कहानी इस बात की एक दर्दनाक मिसाल है कि कैसे सियासत किसी की काबिलियत को नजरअंदाज कर सकती है। वो एक शानदार कमांडर थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में सिंध और पंजाब को फतह कर लिया था। उनकी कामयाबी के पीछे उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ का हाथ था, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर गवर्नर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सत्ता नहीं बदली। एग्जैक्टली, जब तक सत्ता नहीं बदली। एक मिनट, मतलब जिस जनरल ने सल्तनत को इतना बड़ा इलाका जीत कर दिया, उसे इनाम की जगह कुछ और मिला, सिर्फ इसलिए कि दरबार में सत्ता बदल गई। बिल्कुल यही हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नए खलीफा बने और खलीफा बनते ही उन्होंने अपना सियासी बदला लेना शुरू कर दिया। अच्छा। उनका पहला निशाना बने वो लोग जो हज्जाज के करीबी थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद बिन कासिम का। ये तो यकीन करना मुश्किल है। तो सुलेमान में क्या किया? उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को फौरन वापस बुलवा लिया। मुहिम बीच में ही छोड़कर? हाँ, उन्हें सिंध की मुहिम बीच में ही छोड़कर आना पड़ा, और यहाँ आने पर उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उन्हें वासित के कैद खाने में डाल दिया गया। ओह, उन पर इतने जुल्म किए गए कि कुछ ही वक्त में उनकी मौत हो गई। तो मतलब ये हुआ कि मैदाने जंग में आपकी बहादुरी और जीत की कोई अहमियत नहीं अगर दरबार में आपके सियासी दुश्मन बैठे हों। कोई अहमियत नहीं। ये तो किसी भी सल्तनत के लिए बहुत खतरनाक सोच है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये मेरिटोक्रेसी, मतलब काबिलियत की हुकूमत का खत्म होना था।
स्रोत इस बात पर बहुत अफसोस जताते हैं कि अगर सुलेमान अपनी निजी दुश्मनी को अलग रखते तो मोहम्मद बिन कासिम शायद पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लेते। पूरे हिंदुस्तान को? कुछ का तो ये भी मानना है कि वो चीन की सरहदों तक पहुंच सकते थे, लेकिन एक सियासी लड़ाई ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक कामयाब मुहिम, एक काबिल जनरल, सब कुछ अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ गया। और सिर्फ वही नहीं, हज्जाज के जमाने के सभी बड़े कमांडरों का यही हश्र हुआ। ये तो एक काबिल इंसान को खोने की कहानी है, लेकिन क्या ये अंदरूनी लड़ाई पूरे के पूरे समाज को, एक पूरी तहजीब को तबाह कर सकती है? मुझे लगता है स्पेन का मामला शायद इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हाँ, स्पेन की कहानी तो और भी ज्यादा दुखद है। तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नुसैर ने जब स्पेन को फतह किया तो वहाँ एक ऐसे सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 800 साल तक 800 साल तक वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही। उन्होंने ऐसे शहर बसाए, ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई और इल्म और साइंस को इतनी तरक्की दी कि पूरा यूरोप उनसे सीखने आता था। कॉर्डोबा और घरनाता। हाँ, ये शहर उस वक्त दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, एक सुनहरा दौर था, तो वो बिखर कैसे गए? वजह वही थी, अंदरूनी फूट। फिर से वही? हाँ, फिर से। स्रोत बताते हैं कि कामयाबी ने उन्हें अंधा कर दिया था। स्पेन में मुस्लिम हुक्मरान और अमीर आपस में लड़ने में इतने बिजी हो गए, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल, उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि उत्तर में ईसाई हुकूमतें धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। यानी वो अपनी कामयाबी के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें खतरा दिखाई ही नहीं दिया। वो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ गए थे। ये फूट सिर्फ सियासी नहीं थी, ये नस्ली भी थी। अच्छा। अरब, बर्बर और वहाँ के लोकल मुसलमान सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे और अपने अपने गुट बना चुके थे। उनकी सारी ताकत एक दूसरे को नीचा दिखाने में खर्च हो रही थी। और इसका फायदा ईसाई राजाओं ने उठाया। उन्होंने एक एक करके उनकी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उन्हें टैक्स देते थे, अब वो उन पर हुकूमत करने लगे थे। और नतीजा ये हुआ कि 800 साल पुरानी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये वाकई एक चेतावनी है ना? बहुत बड़ी। कि कल्चर और तहजीब की बुलंदी आपको सियासी गलतियों से नहीं बचा सकती। सही कहा। ये एक कड़वा सच है कि जब आप अंदर लड़ रहे होते हैं तो आप बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, और यही बेखबरी आपकी तबाही की वजह बनती है। स्पेन का पतन इसी बात का सबूत है। तो हमने देखा कि कैसे अंदरूनी लड़ाई काबिल लोगों को खत्म करती है, सल्तनतों को कमजोर करती है। लेकिन तब क्या होता है जब आप अंदर से कमजोर हो और बाहर से कोई बहुत बड़ी ताकत दरवाजे पर दस्तक दे? मेरे ख्याल से अब हमें तातारियों यानी मंगोलों के हमले की बात करनी चाहिए। हाँ, मंगोलों का हमला इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। लेकिन यहाँ भी जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि मंगोलों के आने से पहले ही इस्लामी दुनिया अंदर से खोखली हो चुकी थी। 13वीं सदी में दो बड़ी मुस्लिम ताकतें थीं। एक तरफ ख्वारिज़्म शाह की विशाल सल्तनत, जो मध्य एशिया से ईरान तक फैली थी। हाँ, और दूसरी तरफ बगदाद में अब्बासी खलीफा की हुकूमत। और जाहिर है इन दोनों में दोस्ती नहीं थी। दोस्ती तो दूर की बात है, इनके बीच कट्टर दुश्मनी थी। ख्वारिज़्म शाह खुद को सबसे बड़ा सुल्तान समझते थे और बगदाद के खलीफा नासिरुद्दीन अल्लाह को अपनी ताकत के लिए खतरा मानते थे। तो दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए थे। हर वक्त वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि उन्हें किसी बाहरी दुश्मन का ख्याल ही नहीं था। और स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात का जिक्र है जो इस नफरत की गहराई को दिखाता है। क्या ये सच हो सकता है कि खलीफा ने मंगोलों को बुलाया था? हाँ, कि खलीफा ने ख्वारिज़्म शाह से बदला लेने के लिए मंगोलों को हमला करने के लिए उकसाया था। मतलब कोई इतना अंधा हो सकता है? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विवाद है। हाँ। कुछ इतिहासकार खलीफा नासिर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने चंगेज खान को खत भेजे थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मंगोल आएंगे, ख्वारिज़्म शाह को तबाह करेंगे और चले जाएंगे, और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये सच हो या ना हो, ये उस वक्त की मानसिकता को जरूर दिखाता है। ये दिखाता है कि अंदरूनी दुश्मनी किस हद तक पहुंच चुकी थी। और इसका अंजाम इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी। मंगोल जब आए तो वो सिर्फ ख्वारिज़्म शाह को तबाह करके नहीं रुके। नहीं, वो एक तूफान की तरह आए और मध्य एशिया से लेकर ईरान, इराक और शाम तक सब कुछ रौंदते हुए चले गए। शहर के शहर जला दिए गए, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। बगदाद का क्या हुआ? बगदाद, जो उस वक्त इल्म और तहजीब का सबसे बड़ा मरकज था, उसे ऐसा तबाह किया गया कि कहते हैं दजला नदी का पानी कई दिनों तक किताबों की स्याही से काला और इंसानों के खून से लाल बहता रहा। ये सुनना भी खौफनाक है। मशहूर इतिहासकार इब्न असीर,
जो उस दौर में जिंदा थे, उन्होंने इस तबाही के बारे में लिखा है और स्रोत में इसका जिक्र है कि ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी मुसीबत थी। काश मेरी माँ ने मुझे जन्म ही न दिया होता, या मैं ये सब देखने से पहले ही मर गया होता। तो अगर वो एकजुट होते तो शायद मंगोलों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो तो आपस में ही लड़ रहे थे और इसी ने उनकी बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, चाहे वो कुरैश की खानदानी रंजिश हो, मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हो, स्पेन का पतन हो या मंगोलों का हमला, हर कहानी में विलन एक ही है, अंदरूनी फूट। बाहरी दुश्मन ने तो सिर्फ उस कमजोरी का फायदा उठाया जो अंदर पहले से मौजूद थी। बिल्कुल, इन सारे वाक्यों का निचोड़ यही है, जब भी किसी समाज में लोग या गुट अपने निजी फायदे को पूरे समाज के फायदे से ऊपर रखने लगते हैं, तो वो अनजाने में अपनी ही बर्बादी की नींव रख रहे होते हैं। इतिहास बार बार ये सबक सिखाता है, जो कौमें अंदरूनी झगड़ों में उलझ जाती हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत एक दूसरे को हराने में लगा देती हैं। सही। और जब असली दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देता है, तो उनके पास लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। हाँ, इन सभी कहानियों में अंदरूनी फूट ने किसी बाहरी ताकत को हावी होने का मौका दिया। ईसाई हुकूमतें, मंगोल, सियासी दुश्मन। सही। लेकिन सोचिए, अगर कोई बाहरी दुश्मन हो ही ना तो क्या होता है? क्या ऐसे समाज जो सिर्फ आपस में लड़ते रहते धीरे धीरे अंदर से ही खुद को खत्म नहीं कर लेते? इतिहास हमें ये तो बताता है कि बाहरी हमला होने पर क्या होता है, लेकिन शायद असली सबक ये है कि अंदरूनी लड़ाई का आखिरी अंजाम क्या हो सकता है, चाहे कोई हमलावर मौजूद हो या नहीं।